जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी चौंका देने वाली आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर लड्डू गोपाल विराजित है, आप बाल गोपाल की सेवा करते हैं, तो आज की यह लीला कथा आप सभी भक्तों को जरूर देखनी चाहिए। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, तभी आप लोग आज की इस अद्भुत लीला को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है छत्तीसगढ़ की रहने वाली आराधना जी ने। आराधना जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 13 साल हो गए हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी, उनके बच्चे और मेरे हस्बैंड थे। मेरा मायका और ससुराल दोनों छत्तीसगढ़ में ही है और शादी के बाद अपने ससुराल वालों के साथ मैं छत्तीसगढ़ में ही रहती थी। पर मेरी शादी के लगभग 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड की नौकरी उत्तर प्रदेश में लग गई और उन्हें वहाँ क्वार्टर भी मिल गया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मेरे साथ उत्तर प्रदेश चलो और वहीं रहो। मैंने भी अपने हस्बैंड की बात मानी और अपने हस्बैंड के साथ उत्तर प्रदेश उनके साथ रहने के लिए चली गई। आराधना जी कहती हैं कि मेरे मायके में मैं बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी हूँ। मेरी मम्मी पूरे श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की सेवा करती है और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं भी अपने मम्मी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल से मैं इतना प्रेम करती थी मानो एक पल भी मैं अपने लल्ला से दूर नहीं रह पाती थी। अब जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं सोचने लगी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, शादी के बाद मुझे लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल ले जाने दोगी ना। पर क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे मायके में वर्षों से विराजित थे और मेरे मायके में भी सभी लल्ला से बहुत प्रेम करते थे, तो भला मेरी मम्मी लड्डू गोपाल को मुझे अपने साथ ससुराल ले जाने की इजाजत कैसे देती। मेरे मायके में भी सभी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं ना। लड्डू गोपाल के बिना तो मेरे मायके वाले भी नहीं रह पाते। जब मैं 12वीं पास की उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ने लगी तो मुझे कॉलेज प्रत्येक दिन नहीं जाना पड़ता था। कभी कभार जब एग्जाम वगैरह होता था तब मैं कॉलेज जाती थी और बस कोचिंग जाया करती थी और घर में अपनी पढ़ाई किया करती थी। तब मेरी मम्मी कहती है कि अब तो तुम कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो, कुछ वर्षों में तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हें तो लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर जाना है ना। तो चलो एक काम करते हैं, हम एक और लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। तुम अभी से बाल गोपाल की सेवा करो और जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल चली जाना और हमारे लड्डू गोपाल हमारे पास ही रहेंगे। आराधना जी कहती हैं कि अपनी मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और फिर मम्मी के साथ बाजार जाकर एक प्यारे से लड्डू गोपाल को घर लेकर आई। मेरे मायके में जो लड्डू गोपाल विराजित थे वो 3 नंबर साइज के थे, पर अब मैं अपने साथ 6 नंबर साइज के थोड़े बड़े से प्यारे से बाल गोपाल को लेकर आई और पूरे श्रद्धा भाव से मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब मैं बहुत खुश थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर जाऊंगी और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। शादी के बाद मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर आई और अब जब मैं छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश अपने हस्बैंड के साथ जाने लगी तो मैं लड्डू गोपाल को भी अपने साथ उत्तर प्रदेश लेकर गई। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे लड्डू गोपाल हम तीनों उत्तर प्रदेश में रहने लगे क्योंकि मैं अपने मायके और ससुराल में सबके साथ रही हूँ, परिवार के बीच पली बड़ी हूँ। अकेले रहने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं थी। जब मुझे पता चला था कि अब मुझे अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहना पड़ेगा तो मैं बहुत डर गई थी, पर क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ थे तो वहाँ भी मुझे अकेले कोई असुविधा नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता था। मेरे हस्बैंड तो सुबह अपने काम पर चले जाते थे पर मैं दिन भर अपने लल्ला के साथ व्यस्त रहती थी। बाल गोपाल की सेवा करना, उनके साथ बातें करना, ठाकुर जी के लिए तरह तरह के भोग बनाना, उनके लिए पोशाक बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे पड़ोस वाले क्वार्टर में मेरे हस्बैंड के एक बहुत ही अच्छे दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। वो आंटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत मानती है और जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो आंटी ही मेरे हस्बैंड का ध्यान रखती है। उनके खाने पीने की किसी चीज की असुविधा नहीं होने देती। पहले जब मैं यूपी से छत्तीसगढ़ आती थी तो हमेशा मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने के लिए आते थे और फिर
मुझे लेने भी आते थे और बार बार उन्हें मुझे छोड़ने आना पड़ता था, मुझे लेने आना पड़ता था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसका असर उनके काम पर पड़ता था। मेरी वजह से उन्हें बार बार छुट्टी लेनी पड़ती थी। फिर मैं खुद अकेले ही यूपी से छत्तीसगढ़ आना जाना करने लगी। मेरे हस्बैंड मुझे मना करते थे, कहते थे कि ऐसे अकेले आना जाना सही नहीं है, पर मैंने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया। उनसे कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेन से ही तो जाना आना करना है ना, मैं आराम से कर सकती हूँ, आप परेशान मत होइए। और मेरे लल्ला है ना, मेरे लल्ला हमेशा मेरे साथ है, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद मैं अकेले ही उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ अपने मायके ससुराल आना जाना करने लगी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। ठाकुर जी की कृपा से हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। यह घटना लगभग 10 साल पहले की है। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिली हूँ, अपने मायके नहीं गई हूँ और अपने ससुराल भी नहीं गई हूँ, तो क्यों ना मैं अपने मम्मी पापा सास ससुर सबसे मिलते हुए आऊँ। अपने मायके भी चली जाऊंगी और कुछ दिन अपने ससुराल में भी रह लूंगी। अब यह सोचकर मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर छत्तीसगढ़ चली गई। कुछ दिन अपने मम्मी पापा के पास अपने मायके में रुकने के बाद मैं अपने ससुराल चली गई। वहाँ भी मैं कुछ दिन रुकी और अब मैंने सोचा कि मुझे वापस उत्तर प्रदेश अपने हस्बैंड के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरे हस्बैंड को भी परेशानी होती होगी और मैं वहाँ नहीं हूँ तो आंटी जी को भी परेशानी हो रही होगी। वैसे तो आंटी जी बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती है, पर फिर भी छत्तीसगढ़ आए हुए मुझे लगभग 10 दिन हो गए थे। तो अब मैं वापस यूपी जाने लगी। आप लोगों को तो पता ही होगा, छत्तीसगढ़ से यूपी जाने में जो ट्रेन का सफर है वो थोड़ा उल्टा पड़ता है, इसलिए मैं प्रत्येक बार पहले दिल्ली चली जाती हूँ और वहाँ से दूसरी ट्रेन लेकर मैं यूपी जाया करती हूँ। तो इस बार भी मैंने ऐसा ही किया। सबसे पहले मैं दिल्ली चली गई और वहाँ से मथुरा के लिए ट्रेन ले लिया। सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा था। मैं रात के लगभग 9 बजे मथुरा स्टेशन में उतरने वाली थी और वहाँ से हमारा घर लगभग 20 मिनट या आधे घंटे की दूरी पर है और वहाँ जाने के लिए आसानी से ऑटो भी मिल जाता है। तो मैं 9:30 बजते बजते अपने घर पर पहुँच जाने वाली थी। पर वो कहते हैं ना, कभी कभी हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, भाग्य हमारा साथ छोड़ देता है। तो मेरे साथ भी शायद उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। मथुरा पहुंचने से पहले ही मेरी ट्रेन एक जगह रुक जाती है और वहां ट्रेन रुकी तो रुकी, लगभग 2 से ढाई घंटे तक वहीं रुकी रही। आप सभी को पता है कि वृंदावन मथुरा में कितनी ज्यादा सर्दियाँ पड़ती है। ठंड के मौसम में बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है और सड़कें भी सुनसान हो जाती है। रात बढ़ने के साथ साथ सर्दियाँ भी बढ़ती है। मैंने स्वेटर, जैकेट, शॉल सब कुछ अच्छे से पहन रखा था, पर फिर भी ठंड काफी ज्यादा थी। मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी अच्छे से स्वेटर वगैरह पहना रखा था। पर अब क्योंकि मेरी ट्रेन लगभग 2-2.5 घंटे लेट हो चुकी थी, तो मैं सोचने लगी कि रात को तो मथुरा स्टेशन पहुंचने में शायद लगभग 11, साढ़े 11 बज जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, मथुरा से हमारा घर, जहाँ हमारा क्वार्टर है, हम रहते हैं, वहाँ पहुँचने में ऑटो से 20 मिनट लग जाते हैं। तो अब मैं सोचने लगी कि क्या मुझे मथुरा स्टेशन में ऑटो मिलेगा, क्योंकि रात तो काफी ज्यादा हो जाएगी, ठंड का मौसम है। और अगर मुझे ऑटो मिल भी जाता है तो क्या हमारे कॉलोनी के अंदर तक वो ऑटो मुझे छोड़ने जाएगा या फिर मुझे सड़क पर ही छोड़कर चला जाएगा। मतलब बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगी। मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर कुछ ही देर में ट्रेन चलना स्टार्ट हो गया। तब मेरी जाकर सांस में सांस आई। ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को मैंने धन्यवाद दिया कि चलो कम से कम ट्रेन तो स्टार्ट हुई, और चलो चाहे जो भी हो, अभी बहुत ज्यादा रात भी नहीं हुआ है, अगर ट्रेन अच्छे से चलेगी तो शायद थोड़ी जल्दी ही हम पहुंच जाएंगे। फिर मैं निश्चिंत होकर अपने लल्ला के साथ बैठ गई। पर वो कहते हैं ना कि अगर आपके जीवन में मुसीबत आना है तो किसी न किसी तरीके से आ ही जाती है। कुछ दूरी तक ट्रेन चलने के बाद हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर फिर से रुक जाती है। अब मैं और ज्यादा घबरा गई कि अब ये क्या, ट्रेन यहाँ भी रुक गई, मतलब और ज्यादा देर होने वाली है। अब तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगा। क्या मैं अपने पति को कॉल कर लूं? या फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले स्टेशन पहुंच जाते हैं, फिर मैं कॉल करूंगी। अभी पता नहीं ट्रेन कब स्टार्ट होगी, कब यहाँ से चलेगी।
कब मैं वहाँ पहुँचूंगी, और अभी से अगर मैं कॉल कर देती हूँ तो मेरे हस्बैंड परेशान हो जाएंगे। और क्योंकि मैं अकेले आना जाना करती हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हमेशा मुझे मना किया करते हैं, पर उन्हें असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं अकेले आना जाना करती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें बार बार छुट्टी ना लेनी पड़े। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। जो ट्रेन इतनी ज्यादा लेट हो गई, मुझे घर पहुँचने में इतनी रात हो गई, और सच कहूँ तो अपने हस्बैंड को कॉल करने में या उन्हें कुछ बताने में भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वो तो मुझे हमेशा मना ही किया करते हैं ना कि अकेले सफर ना करो। मैं अकेली हूँ और ट्रेन भी अभी इतनी लेट हो गई है, और उन्हें यह बात बताने में भी मुझे डर लग रहा था, और उन्हें मैंने यह भी नहीं बताया था कि आज मैं वापस घर आ रही हूँ। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से अपने हस्बैंड को कॉल करने में कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा था। पर फिर भी अगर बहुत ज्यादा रात हो जाती तो मुझे कॉल तो करना ही पड़ता ना। अब इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले एक बार स्टेशन पहुंच जाती हूँ, फिर मैं देख लूंगी, जैसे होगा, नहीं हुआ तो हस्बैंड को कॉल कर लूंगी। तभी लगभग आधे घंटे के बाद ट्रेन फिर से स्टार्ट हो जाती है, फिर से चलने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद मैं अपने स्टेशन पर पहुंच जाती हूँ, मथुरा स्टेशन। मथुरा स्टेशन पहुंचने में मुझे रात के लगभग 12:30 बज गए थे। मैं देखती हूँ कि स्टेशन में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, पर हाँ, स्टेशन खाली भी नहीं है। वहाँ पहुँचकर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर देती हूँ, पर रात बहुत ज्यादा हो गई थी। मैं सोचने लगी कि क्या पता शायद उनकी नाइट ड्यूटी होगी या फिर वो घर पर सो रहे होंगे। 12:30 बज रहे हैं। अगर मैं उन्हें इस वक्त कॉल करके यह बताती हूँ कि मैं स्टेशन पर अकेली हूँ, मैं घर वापस आ रही हूँ, मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, और वैसे भी वो तो मुझे अकेले सफर करने में मना ही करते हैं ना। तो ये सारी बातें सोचकर मैंने अपने हस्बैंड को परेशान नहीं किया, उन्हें कॉल नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं खुद ही ऑटो वगैरह देखती हूँ, और यहाँ से ज्यादा दूर हमारा घर है भी नहीं, तो मैं खुद ही घर पहुँच जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। अब यह सोचकर मैं स्टेशन से बाहर आई तो मुझे एक ऑटो वाला भी मिल गया। मैंने ऑटो वाले से कहा कि क्या आप मुझे राया तक छोड़ देंगे? तो ऑटो वाले कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर मैं खुशी खुशी ऑटो में बैठ गई और अपने घर के लिए निकल गई। पर संयोग देखिए, जब किस्मत खराब होता है ना, तो हर तरफ से खराब होता है। मेरे साथ भी पता नहीं क्या हो रहा था, बार बार एक के बाद एक कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट जा रही थी, जिससे कि मुझे और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमारे कर्मों का फल इतनी बुरी तरह से, इतने बुरे वक्त लेकर हमारे सामने आ जाता है, जहां हमें इस तरह की कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हमारा घर राया पहुंचने के कुछ देर पहले ही हमारा ऑटो खराब हो जाता है। ऑटो वाले भैया मुझसे कहते हैं कि मैडम, ऑटो खराब हो गया है, अब यहाँ से आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, आप अकेले ही चली जाइए। अब यह कहकर ऑटो वाले भैया अपना ऑटो ठीक करने लगते हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ से मेरे घर की पैदल दूरी लगभग 10 मिनट की होगी। 10 मिनट तक मुझे अकेले ही पैदल चलना पड़ता, सुनसान सड़क में, अंधेरे में। मुझे अब अकेले ही जाना पड़ेगा, यह सोचकर मुझे घबराहट हो रही थी। पर फिर भी घर तो मुझे जाना ही था। मैंने हिम्मत बांधी और मन ही मन सोचती हूँ कि ज्यादा दूर तो नहीं है, बस 10 मिनट का रास्ता है, मैं चली जाऊंगी। अब यह सोचकर मैं कसकर अपने बाल गोपाल को पकड़ लेती हूँ और दूसरे हाथ से अपना लगेज वगैरह पकड़ लेती हूँ और चलने लगती हूँ, घर की ओर जाने लगती हूँ। लड्डू गोपाल तो मेरे साथ थे, पर पता नहीं क्यों फिर भी मुझे डर लग रहा था। मैं ऊपर से हिम्मत बांधी थी और अंदर ही अंदर मैं बहुत डर रही थी। सर्दियों का मौसम था। आप सभी को पता है कि मथुरा वृंदावन में कितनी ज्यादा सर्दियाँ पड़ती है। रात के लगभग 12:45 हो रहे थे। बहुत भयानक सर्दी पड़ रही थी। चारों ओर अंधेरा था, सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। मैं बार बार मन ही मन अपने लड्डू गोपाल और बिहारी जी से कहने लगी कि हे बिहारी जी, हे मेरे ठाकुर जी, अब आप ही मेरी रक्षा करो। इस सुनसान सड़क में आप मेरे साथ रहना, मेरे साथ चलना बिहारी जी। और यह कहकर मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में लिए आगे बढ़ने लगी। लड्डू गोपाल मेरे साथ थे। अपने कान्हा पर मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे लल्ला मेरे साथ कभी कुछ बुरा होने नहीं देंगे। पर क्या करूं, इंसान ही तो हूँ, मन में बुरे विचार, बुरे ख्याल आ ही जाते हैं ना। पहले तो बार बार ट्रेन रुक गई, जिस वजह से मुझे स्टेशन पहुँचने में इतनी ज्यादा देर हो गई, और फिर ऑटो खराब हो गया। पता नहीं अभी मुझे और कितनी मुसीबत झेलना पड़ेगा। ये सारी बातें मन ही मन चल रही थी, पर फिर भी हिम्मत करके अपने लल्ला को गोद में
में लिए मैं आगे बढ़ी जा रही थी। तभी अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि एक बूढ़े बाबा मेरे आगे आगे चल रहे हैं। आराधना जी कहती है कि मैं बिल्कुल हैरान थी। अचानक से मेरे आगे ये बूढ़े बाबा कहाँ से आ गए। बाबा की उम्र लगभग 80-85 वर्ष की होगी। वो इतने वृद्ध थे, उनका शरीर बिल्कुल टेढ़ा हो गया था और वो अपने हाथ में लाठी लेकर बहुत ही धीरे धीरे मेरे आगे आगे चल रहे थे। ऐसा मानिए कि पलके झपकते ही वो बाबा मेरे आगे आ गए। मैं मन ही मन सोचती हूँ कि अरे अभी अभी तो ये बूढ़े बाबा यहाँ नहीं थे, ना ही मेरे आगे ना ही मेरे पीछे, अचानक से ये मेरे सामने कहाँ से आ गए। तभी मैं गौर करती हूँ कि बूढ़े बाबा मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहे थे, पर वो क्या बोल रहे थे मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। वृद्ध होने की वजह से उनकी आवाज भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी। तभी बूढ़े बाबा मुझसे कहते हैं कि अरे बिटिया, इतनी रात में तुम अकेले कहाँ जा रही हो। आराधना जी कहती है कि बूढ़े बाबा की बात सुनकर मुझे थोड़ी शांति महसूस हुई, मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई, क्योंकि सुनसान सड़क पर जहाँ मैं इतनी डरी हुई थी, अकेले चल रही थी, वही मुझे वृद्ध बाबा का साथ मिला। तभी मैं बूढ़े बाबा से कहती हूँ मेरी ट्रेन इतनी लेट हो गई है, इसी वजह से मुझे घर आने में इतना ज्यादा देर हो गया। पर आप इतनी रात में अकेले इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हैं। तभी उस वृद्ध बाबा ने मुझसे जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। वृद्ध बाबा मुझसे कहते हैं कि वो क्या है ना लाली, हमारे गौशाला से गैया भाग गई है। पता है कब से बछड़ा चिल्ला रहा है। मैं तो सोया हुआ था, पर बछड़े के चिल्लाने की आवाज से जब मैं गौशाला में जाकर देखा तो देखता हूँ कि गैया तो भाग गई है। तब से यहाँ वहाँ उसे ही ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं गैया कहाँ चली गई। ऐसे ही बूढ़े बाबा मुझसे बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से बूढ़े बाबा की गैया दिखाई देती है। बूढ़े बाबा कहते हैं कि देख लाली, ये यहाँ आकर खड़ी है, पता नहीं इतनी रात में ये भागकर यहाँ कैसे आ गई, और मैं इतनी देर से इसे ढूंढ रहा था, परेशान हो रहा था। यह कहकर वो बूढ़े बाबा अपनी गैया को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो बूढ़े बाबा मुझसे जो कहते हैं उसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। बूढ़े बाबा मुझसे कहते हैं कि लाली, तुम्हारा तो घर आ गया है, देखो ना तुम्हारा घर आगे ही है। आराधना जी कहती हैं कि तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अचेत अवस्था से बाहर निकली हूँ। मैं देखती हूँ कि हाँ, मैं तो घर के बाहर ही खड़ी हूँ। मतलब जरा सोचिए, मैं अपने घर तक पहुँच गई और मुझे ध्यान भी नहीं था। पर जैसे ही बूढ़े बाबा ने मुझसे यह कहा कि लाली तेरा घर तो आ गया, मैं एकदम से हैरान होकर देखती हूँ कि हाँ, मेरा घर तो आ गया है। तभी बूढ़े बाबा मुझसे जो कहते हैं उसे सुनकर आप लोग और भी हैरान हो जाओगे। बूढ़े बाबा कहते हैं कि लाली अब जल्दी से घर जा, और मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे कितनी देर और भूखा रखोगी। अब जल्दी से घर जाओ। कितनी देर और लगाओगी लाली, मुझे कब तक ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा। जल्दी से घर जाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी भूख को शांत कर दो। यह कहकर बूढ़े बाबा अपनी गैया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वहाँ मेरी आंखों के आगे से ओझल हो जाते हैं। मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो बूढ़े बाबा मेरे आगे से कहाँ चले गए। और सच कहूँ तो उस समय बूढ़े बाबा ने मुझसे जो बातें की थी, मेरे साथ जो ये अद्भुत घटना घट रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगा मानो पूरा रास्ता उस बूढ़े बाबा के साथ मैं सपने में थी, अचेत अवस्था में थी। और जैसे ही वो बूढ़े बाबा मेरे आंखों के आगे से ओझल वो अपनी गैया को लेकर चले जाते हैं। ऐसा लगा मानो मेरा सपना टूट जाता है। मैं अपनी चेतना में वापस आ गई। मैं घर के बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, मेरे हस्बैंड ने दरवाजा खोला। फिर घर में मैं अंदर आई। मेरे हस्बैंड मुझे देखकर एकदम हैरान थे। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि इतनी रात को अकेले मैं क्यों आ गई, मुझे कॉल करके बुलाया क्यों नहीं। आराधना जी कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड को कोई भी जवाब नहीं देती हूँ। पता नहीं क्यों मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मुझे कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। फिर मैं फ्रेश हुई और सबसे पहले दूध गर्म कर अपने बाल गोपाल को दूध का भोग लगाया और बड़े ही प्यार से अपने लड्डू गोपाल को शयन करवाया। काफी ज्यादा देर हो गई थी, रात के लगभग 1:15 हो गए थे। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठकर कॉफी पीने लगती हूँ और जो घटनाएं मेरे साथ घटी, उस बाबा ने मुझसे जो कुछ भी कहा सब मेरे दिमाग
दिमाग में घूम रहा था। फिर जब मैंने अपने हस्बैंड को पूरी बात बताई कि ट्रेन रास्ते में 2 बार रुक गई थी, इस वजह से मुझे स्टेशन पहुंचने में देर हुआ, फिर ऑटो खराब हो गई और फिर मुझे वो बूढ़े बाबा मिले जो गौशाला से भाग गए अपनी गैया को ढूंढ रहे थे और वो मेरे साथ साथ हमारे घर तक आए। हमारे घर के पास ही उनकी गैया भी मिल गई और फिर बूढ़े बाबा ने मुझसे कहा कि बिटिया तुम्हारा घर आ गया है, तुम घर चली जाओ। कि जब मैं ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बता रही थी, मतलब जो घटनाएं मेरे साथ घटी उसे दोहरा रही थी, तभी एकदम से मेरा ध्यान जाता है कि मेरा घर आ गया, ये बाबा को कैसे पता, बाबा को कैसे पता कि ये मेरा घर है। तभी मैं एकदम से मेरे हस्बैंड से यह बात कहती हूँ कि बूढ़े बाबा को कैसे पता कि ये हमारा घर है। दोस्तों, अनुराधा जी कहती हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर एकदम से मैं सोचती हूँ कि बूढ़े बाबा ने मुझसे ये क्यों कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। और कितना देर करोगी, जल्दी से घर जाओ ना, मुझे भूख लगी है। आराधना जी कहती हैं कि मेरा शरीर जैसे सिहर उठा। मैं समझ गई कि वो बूढ़े बाबा कोई और नहीं, मेरे लड्डू गोपाल थे, मेरे बाल गोपाल, मेरे बाके बिहारी थे। मेरे लड्डू गोपाल को प्रत्येक दिन मैं 9 बजे सुलाती हूँ और सुलाने से पहले उन्हें दूध का भोग लगाती हूँ। पर आज तो इतनी रात हो गई थी, मेरे लल्ला को भूख लगी होगी और इसी वजह से वो बूढ़े बाबा ने मुझसे कहा कि मुझे भूख लगी है और कितना देर करोगी, जल्दी से जाओ ना, मुझे भूख लगी है। मतलब बाबा के कहने का यह तात्पर्य है कि जल्दी से घर जाओ और अपने लल्ला को भोग लगाओ, जिससे कि बाबा की भूख मिट सके। उनके गैया का हमारे घर के पास मिल जाना, बाबा का यह कहना कि तुम्हारा घर आ गया है, ये सब संयोग नहीं हो सकता है। मेरे हस्बैंड बार बार बिहारी जी को धन्यवाद देने लगे। मेरे हस्बैंड बार बार कहने लगे कि वो लड्डू गोपाल ही थे, हमारे कान्हा ही थे, जो तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ घर तक आए थे। आराधना जी कहती है कि मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मैं समझ गई कि बूढ़े बाबा और कोई नहीं, मेरे कान्हा थे। मैं बार बार जब डर रही थी, मुझे डर लग रहा था, तो मैं बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी, बिहारी जी से कह रही थी, अपने लड्डू गोपाल से कह रही थी कि मेरे साथ रहना, आज तुम मुझे अकेले मत छोड़ना, मेरे साथ साथ चलना, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तभी मेरे बिहारी जी, मेरे कान्हा बूढ़े बाबा का वेश धारण कर मेरे साथ आए। वरना इतनी रात में 80-85 साल का वृद्ध व्यक्ति अपनी गैया को ढूंढने के लिए वृंदावन मथुरा की इस सर्द भरी रात में क्यों निकलता। साधना जी कहती है कि मेरे हस्बैंड को पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे लड्डू गोपाल है, मेरे कान्हा है, मेरे बिहारी जी है और मुझे भी यह पूर्ण विश्वास है। लड्डू गोपाल ने हमारे साथ इतनी बड़ी लीला कर दी, अपने भक्त की रक्षा के लिए इतना बड़ा चमत्कार किया। आराधना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा जी, हमारे बिहारी जी की यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुँचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि वो वृद्ध बाबा कोई और नहीं बल्कि हमारे ठाकुर, हमारे लड्डू गोपाल ही थे, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए उनके साथ आए थे। नहीं तो जरा सोचिए, इतनी रात में, इतनी सर्दी में कोई भी वृद्ध व्यक्ति 80-85 साल का वो अपने गैया को ढूंढने के लिए बाहर क्यों निकलेगा। और वृद्ध बाबा को कैसे पता कि आराधना जी का घर आ गया है। वृद्ध बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे भूख लगी है और तुम और कितना देर करोगी, जल्दी से घर जाओ ना, मुझे भूख लगी है। दोस्तों, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे ठाकुर जी ही थे। और अब आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है वो बूढ़े बाबा कौन थे और इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला,
जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।